हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका मेंटोर आशीष रस्तोगी और ये चल रही है हमारी कोरल ड्रॉ 2021 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़, जहां हम कोरल ड्रॉ को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल के बारे में। शेप टूल क्या होता है और इसको हम ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम सभी कुछ बहुत ही डिटेल्ड में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल्स के बारे में। आई होप आपने कंप्लीट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी, मिस कर दी, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो बनाना, ब्रोशर बनाना, पैम्पलेट्स, फ्लायर, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग बनाना सीखना है तो उसके लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये सभी कुछ बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टूल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करने के काम में आता है। आपके ऑप्शन है ए ब्रेजियल टूल, ऑप्शन बी फ्री हैंड टूल, ऑप्शन सी शेप टूल या फिर ऑप्शन डी पिक टूल। आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आपको इसका आंसर पता हो या ना पता हो, आप इसको अटेंड कीजिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शेप टूल आपको टूल बार के ऊपर जो उसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये रहा आपका शेप टूल। इसका शॉर्टकट की भी F10 होता है, आप इसको चाहो तो F10 से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। शेप टूल जो होता है ये अलग अलग शेप्स पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि अगर हमने रेक्टेंगल लिया है तो उस पर उसका काम कुछ अलग होता है। अगर मैंने इलिप्स लिया हुआ है तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कुछ अलग होता है। अगर हम पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ अलग होता है। और अगर हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ अलग होता है। मीन्स ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं शेप्स के ऊपर। देखिए यहाँ मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पहला रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, तो अगर हम इस पर अपना यूज़ करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो आपको यहाँ के ऊपर आपको जो इसके ये दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स, इनको बोलते हैं नोट्स। हम शेप टूल का इस्तेमाल इन्हीं नोट्स के ऊपर करते हैं। तो अगर हम इस नोट को सेलेक्ट करें और इसको हल्का सा ड्रैग करें तो आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगल है, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं ये कर्व हो गए हैं। मैं इसको अगर सिलेक्ट करके इसको वापस से करूं तो इसको मुझे जितना चाहिए कर्व करना, मैं इसको अपने रेक्टेंगल को उस शेप में कर्व कर सकता हूं। तो ये जो आपके होते हैं इनको नोट्स बोलते हैं। अगर हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं इनको हैंडल्स बोलते हैं। ये जो नोट्स होते हैं, इन नोट्स को जो कंट्रोल करने का काम होता है ये होता है पाथ का। ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। लाइनों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा लाइन मोटी कर दी है, थोड़ा सा इसको और मोटा कर देता हूँ लाइन को। अभी देखते हैं इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और अभी मैं इसको अगर जूम करूँ तो ये देखिए यहाँ पर आप बीच में कुछ डॉट डॉट्स देख पा रहे होंगे। ये डॉट डॉट्स पाथ हैं। मीन्स ये जो आपका नोड है ये इस पाथ को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इस नोड को चेंज करते हैं तो इसका पाथ भी देखिए आप ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका पाथ भी चेंज हो गया है। तो ये जो नोड्स हैं ये पाथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसमें अगर मेरा जो नेक्स्ट इसमें शेप है वो है यहाँ पे पेंटागन मैंने ड्रॉ किया कर रखा हुआ है। अगर हम इस पर शेप टूल का इस्तेमाल करें तो आप ये देखिए, मैं इसका नोड अगर पकड़ के इसको ड्रैग करूं तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये अलग शेप देखने को मिलेगा, कुछ इसका अलग काम है। ठीक है, तो पेंटागन पे ये कुछ अपना अलग तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इलिप्स पे काम करूँ तो और मैं इलिप्स का अगर मैं ये नोड चूज़ करके इसको ड्रैग करूँ तो ये देखिए ये आपको पाई में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम इसको पाई बना सकते हैं या इसको हम आर्क भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिक्चर के ऊपर। अगर हम पिक्चर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और हमने यहाँ पे शेप टूल ले लिया,
तो मैं अगर इस पिक्चर को इसके जो यहाँ पे जो मेरे नोट्स दिख रहे हैं, अगर मैं इन नोट्स को सिलेक्ट करूँ और इसको नीचे तरफ ड्रैग करूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए मास्किंग का वर्क हो रहा है। जो पिक्चर है वो हमारी कुछ, मैं इसको वापस अंडू कर लिया है, मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए मास्किंग का वर्क हो रहा है। मास्किंग का है जैसे कि हमारा क्रॉप का काम, टूल का काम होता है, कुछ वैसा ही यहाँ पे काम है, बट उसमें एक फ़र्क होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को क्रॉप कर देते हैं तो कुछ समय बाद अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको उसका कुछ पार्ट वापस चाहिए, तो वो हम नहीं ला सकते हैं। जबकि यहाँ पे शेप टूल से अगर हमने किसी भी इमेज को मास्क किया हुआ है तो फिर अगर हमें कभी बाद में किसी चीज़ का काम पड़ता है, उस इमेज में अगर हमें वापस से कुछ एरिया वापस चाहिए, तो फिर हम उस नोट को सिलेक्ट करके उस एरिया को वापस भी ला सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इमेज पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसका टेक्स्ट पे भी कुछ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे अगर मैं शेप टूल ले लूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ भी आपको एक हैंडल दिख रहा है और आपको एक हैंडल यहाँ भी दिख रहा है। तो इन हैंडल्स का काम क्या होता है? इन हैंडल्स की हेल्प से हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ तो हम लाइन स्पेसिंग को वापस से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर मैं राइट पे इसको इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे शिफ्ट के साथ करूँ तो आप देखेंगे कि शिफ्ट से अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो वर्ड स्पेसिंग है वो देखिए बढ़ रही है। जो एक वर्ड से जो दूसरी वर्ड की स्पेसिंग है यहाँ पे आपको वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में, या विदाउट शिफ्ट भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी इस्तेमाल भी होता है यहाँ टेक्स्ट के ऊपर। आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट और भी लिया हुआ है बट इसको हमने कर्व कर दिया है। कर्व कैसे करते हैं? अगर आप कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट अगर आप टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम वेक्टर और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि अभी ये टेक्स्ट है इसलिए ये यहाँ पे हमें टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको बोल्ड भी कर पा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर्व कर लेते हैं। कर्व करने के लिए सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिलेगा। इसको शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू भी है, आप उससे भी कर्व कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको कर्व कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके टेक्स्ट के सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये एज ए आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा और हम यहाँ पे शेप टूल के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अगर हमें किसी चीज़ को, अगर हमें किसी नोट को घटाना बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के भी शेप में चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट में भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर जैसे हमें कोई लोगो बनाना है किसी कैरेक्टर को लेकर के, तो वहाँ हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। तो वहाँ पे क्या है, पहले टाइप कर लेते हैं, उसको कर्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें जो भी अपना मनचाहा शेप देना है उस कैरेक्टर में वो हम दे देते हैं। और हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे। जैसे ये देखिए हमारा कुछ हमने यहाँ टाइप कर रखा है और भी हमने कुछ यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, तो H2O में अगर हम यहाँ पे शेप पे जाएं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके नोट बने हुए हैं, ये H का नोट बना हुआ है, ये 2 का नोट बना हुआ है, ये O का नोट बना हुआ है। तो अगर मैं किसी नोट को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 के नोट को चूज़ कर लेता हूँ, तो फिर हम यहाँ पे इसको सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से बना सकते हैं। या अगर मैं यहाँ पे आकर के मैं ये वाला 2 का नोट चूज़ कर लूँ तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके सब स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करने के लिए। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है A2, मैं वापस से टाइप कर रहा हूँ A2O, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया और इसको मैं वापस से यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने A का जो नोड है मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे चले गए ऑल कैप्स के ऊपर। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा स्मॉल a है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कैपिटल A में। ऐसे ही वापस से इसको अगर हम क्लिक करें
और यहाँ पे वापस से क्लिक करें तो ये वापस से स्मॉल हो जाएगा। उसके जस्ट बगल देखिए आपके ऑप्शन दिया है स्मॉल कैपिटल। इसका इस्तेमाल ये होता है अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ये साइज़ है स्मॉल ए का, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, बट वो उतना बड़ा ही रहेगा जितना बड़ा एक स्मॉल ए था। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए भी लिखूँ तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। ये देखिए इस तरीके से जो कैरेक्टर आपका है वो कैपिटल हो गया है, ठीक है। तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर एंगल है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इस कैरेक्टर के एंगल को आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखिए आप इसको 60 डिग्री प्लस में या 60 डिग्री माइनस में भी आप ला सकते हो इस तरीके से। देखिए तो हम यहाँ पे भी इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। उसके बगल में देखिए आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर ऑफसेट और वर्टिकल कैरेक्टर ऑफसेट भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और अगर मैं वर्टिकल पे इसकी स्पेसिंग बढ़ाऊँ तो ये देखिए आपको वर्टिकल पे ये शिफ्ट होगा, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ले लूँ तो ये हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट होगा। ये आप इसको यहाँ पे लेफ्ट में या राइट में भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको चाहो तो हम अपने माउस से भी कर सकते हैं फ्रीली। इस तरीके से भी हम नोट से पकड़ेंगे और जिसको जहाँ भी रखना चाहें हम इसको वहाँ पे रख सकते हैं। बट अगर हमको एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो वो हम यहाँ से देंगे कि हमको एग्जैक्टली हमें कितने नंबर ऑफ परसेंटेज हमको लेफ़्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है या ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है। तो कुछ इस तरीके का भी हमारा इस्तेमाल होता है शेप टूल से आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर। आगे बात कर लेते हैं इसमें और भी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम आ जाते हैं अगर पैराग्राफ के ऊपर। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और हम यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पैराग्राफ चूज़ किया और यहाँ पे देखिए आपको हैंडल्स मिल रहे हैं पैराग्राफ को छोटा या बड़ा करने के। पैराग्राफ में जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और जब उसको छोटा बड़ा करते हैं तो जो अंदर का फॉन्ट है, जो उसका साइज़ है वो नहीं चेंज होता है, सिर्फ पैराग्राफ का स्पेस चेंज होता है। अब देखिए आप सिर्फ पैराग्राफ का जो साइज़ है वो आप चेंज कर पा रहे हो, बट जो अंदर का फॉन्ट जो 12 पॉइंट लगा हुआ है वो देखिए 12 ही रहेगा। इसको हम चाहे कितना भी बड़ा या छोटा कर दें। तो यहाँ पे देखिए हम शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही लाइन स्पेसिंग के लिए देखिए हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को बढ़ा पा रहे हैं अपने पैराग्राफ में। और अगर हम इसका ये वाला नोट चूज़ करें तो देखिए हम यहाँ पर भी इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग को बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही इस्तेमाल होता है जैसे कि हम दूसरे टेक्स्ट पर इस्तेमाल करते हैं शेप टूल का। तो ये तो कुछ बेसिक काम है शेप टूल के, बट एक्चुअल जो काम शेप टूल का होता है वो आफ्टर कर्व होता है। जब भी हम किसी शेप को कर्व कर देते हैं तो इसका हमें एग्जैक्ट जो इसका असली परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ शेप बनाए हुए हैं, तो अगर हम यहाँ पे शेप बनाने के लिए आप यहाँ पे फ्री हैंड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप बहुत सारे तरीके यहाँ पे शेप बनाने के हैं, आप उन तरीक़ों से यहाँ पे शेप बना सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी शेप बनाया हुआ है और हम यहाँ पे देखिए शेप टूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम इन ऑप्शंस को एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है रेक्टेंगल ऑप्शन। मीन्स अगर हम जो भी यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। ये देखिए मैं इसको सिलेक्शन अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में अपने नोट्स को सेलेक्ट कर पाऊँगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे फ्री हैंड ले लेते हैं तो फिर हम इसमें से जो नोट सेलेक्ट करना चाहें इस तरीके से वो नोट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नोट सेलेक्ट हो गए हैं। ऐसे अगर हमें सिर्फ एक नोट सेलेक्ट करना हो तो मैं एक नोट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये वाला नोट चाहिए और उसके बाद में मुझे ये वाला नोट चाहिए तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी कोई नोट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये 2 नोट ही हमारे सेलेक्ट होंगे। मैं वापस से यहाँ रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है ऐड नोट का। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इस लाइन में एक नोड ये है और एक नोड ये है। ये नोड आपका पॉइंट ए है और ये नोड आपका पॉइंट बी है। तो अगर मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक और नोड इंसर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। हम सिंपली अपने माउस से उस पाथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो इस ब्लैक डॉट को हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके ऐड नोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक नया नोड इंसर्ट हो जाएगा बीच में।
ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक नया नोट इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर हमने नोट इंसर्ट कर रखा है तो ये जो हमारा डिलीट नोट का ऑप्शन है, इसके थ्रू हम उस नोट को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नोट देखिए डिलीट हो गया वापस से। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही नोड हैं, एक ए पॉइंट का नोड है और एक बी पॉइंट का नोड है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ये नोड अगर डिलीट करना होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट पे नोड पे क्लिक करूँगा तो ये नोड मेरा डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की। उसके बाद में आपको मिल जाता है ज्वाइन टू नोड्स। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि लाइन यहाँ से मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं की है। तो इस लाइन में अगर मैं कोई भी कलर फिल करना चाहूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें आप देखेंगे कोई भी कलर मैं फिल नहीं कर सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो शेप है ये पूरी तरीके से बंद नहीं है, ये यहाँ से ओपन है। तो अगर मुझे इसको पूरा बंद करना होगा तो मुझे इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और वापस से यहाँ पे जा करके ज्वाइन टू नोट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं जैसे क्लिक करूँगा वो जो दोनों नोट मैंने सेलेक्ट किए थे वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको कलर भी फिल होकर के आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी कलर चाहूँ वो फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ब्रेक कर्व का। ये वापस उसका रिवर्स काम करता है। अगर हमने कोई नोट ली हुई है और उसको हमें ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नोट देखिए यहाँ से अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नोट को ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद में चूंकि अब यहाँ से वापस से यहाँ का पाथ खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे कलर भी हट गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कन्वर्ट टू लाइन करने का। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये लाइन बनी हुई है, बट ये कर्व है प्रेजेंट टाइम में। तो मीन्स अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कर्व मूव हो रही है। मुझे अगर ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे नोट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये जो कर्व था वो ख़त्म हो गया है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कन्वर्ट टू कर्व का। ये हमने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है और अब मेरा ये नोड है। ये नोड प्रेजेंट टाइम मेरा एक लाइन बना हुआ है, लेकिन अगर मुझे इसको कर्व में कन्वर्ट करना होगा तो मैं सिंपली इस नोड पे क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं इसको कोई भी शेप दे सकता हूँ कर्व में। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक शेप में इसको मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ, इसको मैं कर्व दे पा रहा हूँ क्योंकि ये नोड जो है था वो मैंने कर्व कर दिया है इसलिए। उसके बाद आती है बात पुष्प नोट की। इसको समझते क्या चीज़ है। प्रेजेंट टाइम में ये जो मैंने शेप बनाया है ये एक कर्व शेप है। मींस अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर एक नोट इंसर्ट करूँ, मैं नोट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं इसी लाइन पे 2 क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो भी मेरा एक नया नोट इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा एक यहाँ पे नया नोड इंसर्ट हो गया है। बट यहाँ पे देखिए ये जो नोड है ये भी कर्व ही इंसर्ट हुआ है। ये देखिए ये नोड भी ऑलरेडी कर्व है, क्योंकि ये जो मेरा पाथ था वो ऑलरेडी कर्व था, तो जो उसके ऊपर नोड आया है वो भी कर्व आया है। अगर मैं ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहाँ पे नोड इंसर्ट करूँ तो जो नया नोड आएगा वो कर्व नहीं आएगा, वो भी स्ट्रेट ही आएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे नोड अपना इंसर्ट किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए जो नोट कर्व है, तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरे लाइन के इस तरफ भी चेंजेस हो रहा है और लाइन के इस तरफ भी चेंजेस हो रहा है, जो कि अगर मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे कुछ नोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, उसके बाद में अगर मैं इस हैंडल का इस्तेमाल करूँगा तो सिर्फ इस तरफ के मैं शेप को कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं इस हैंडल का इस्तेमाल करूँगा तो मैं नोट के इस तरफ के शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा काम करता है कुछ नोट इस तरीके से। मुझे अगर ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं वैसे ही काम करूँ जैसे कि मैं पहले कर रहा था, तो मैं इस नोट को वापस सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँगा स्मूथ नोट पे। तो ये देखिए ये वापस से स्मूथ हो गया है, ये दोनों नोट वापस से मूव हो पा रहे हैं। स्मूथ नोट में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस नोट को सिलेक्ट करूँ और मैं इस हैंडल को अगर बड़ा करूँ तो देखिए ये एक तरफ का हैंडल बढ़ रहा है जबकि दूसरे तरफ का हैंडल नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए मैं सिर्फ एक तरफ के हैंडल को बढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, उसके अपोजिट में यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिकल नोट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो अगर मैं किसी एक हैंडल को भी चूज करता हूँ तो ये देखिए दोनों तरफ एक सिमेट्री में घटते बढ़ते हैं।
मैं सिर्फ एक हैंडल को चूज़ किया हुआ है, और अगर मैं उसको घटा बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी तरफ का जो मेरा शेप है वो ऑटोमेटिकली उतने ही पे चेंज हो रहा है जितने पे मेरा इस तरफ का शेप चेंज हो रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा होता है सिमेट्रिकल नोट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये उस लाइन का ए पॉइंट होता है और ये उस लाइन का बी पॉइंट होता है। तो अगर हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको बड़ा करके आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक शेप बना हुआ है कि मैंने लाइन ये इस तरफ से ड्रॉ की हुई है इस तरफ के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। ऐसे ही अगर मैं कोई यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है अपने लेफ़्ट टू राइट में और एक ड्रॉ किया है राइट टू लेफ़्ट में। ये देखने में तो दोनों ही आपको सेम रेक्टेंगल लग रहे हैं, बट इनमें चेंज है। इन दोनों में जो चेंज है वो आपके नोट के डायरेक्शन का चेंज है। अगर मैं इसको देखिए कर्व कर दूं और मैं इन दोनों नोट को देखूं तो ये देखिए ये नोट आपको यहाँ से यहाँ की तरफ दिखाई दे रहा है, आपके टॉप लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपको जो नोट दिखाई दे रहा है वो टॉप राइट में दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो मैं सिंपली नोट को चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रिवर्स डायरेक्शन में। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। मैं वापस से क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसका डायरेक्शन मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए मैंने ये नोट सेलेक्ट किया, मैं इसको बीच में ले आता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। मैं बाकी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। तो अभी अगर मैंने इसका ये नोट सेलेक्ट किया और मैंने इसके रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक किया, उससे पहले मैंने क्या किया, इस सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर्व पे क्लिक कर दिया। अभी अगर मैंने इसको रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए मैं इस शेप को घटा बढ़ा पा रहा हूँ। मैं इस नोट पे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं इस शेप को घटा बढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इसको ना करके अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो अभी देखिए क्या होगा, मैं इस शेप को भी घटा बढ़ा पाऊँगा। ठीक है, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे वापस से एक रेक्टेंगल शेप लिया, इसको मैंने कंट्रोल की से कर्व कर दिया शॉर्टकट की से। मैं इसका सिर्फ एक सिंगल नोट में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर्व कर देता हूँ। तो अभी देखिए कर्व करने से क्या हुआ, इसका जो ये नोट था ये कर्व हुआ, मतलब मैं इस तरफ का शेप कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ का नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका डायरेक्शन उधर का है। अगर मैं इसको वापस से क्लिक करके इसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दूँ और इसको वापस से मैं कर्व करूँ तो ये देखिए ये इसका यहाँ, अब मैं इसके इस तरफ के शेप को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कुछ ये काम होता है हमारे रिवर्स डायरेक्शन का। उसके बाद हमारा ऑप्शन है एग्जैक्ट सब पाथ का। इसका काम क्या होता है, जैसे कि ये मेरा एक पूरा शेप है और मैं यहाँ पे इसको मैंने नोट सेलेक्ट करके मैंने इसको ब्रेक पार्ट कर दिया। अभी ये क्या है, दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया। ऐसे मैं इसको यहाँ से भी क्लिक करके ब्रेक पार्ट कर देता हूँ तो ये भी अलग हो गया है। ठीक है, मेरा ये पूरा लाइन अलग हो गया है। बट अगर इसको मैं मूव करूँगा तो देखिए ये पूरा ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब ये लाइन मैंने अलग की थी वो अभी भी इसके साथ में मर्ज है, वो अलग नहीं हो पाई है। तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ऑप्शन। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बगल में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सब पाथ के ऊपर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अभी क्या है कि ये लाइन अलग हो गई है और ये लाइन पूरी अलग हो गई है। देखिए मैं इसको अलग मूव कर पा रहा हूँ और इसको अलग मूव कर पा रहा हूँ। तो उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट सब पाथ का। उसके बगल में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज का। इसका काम समझते हैं क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और मुझे इसको वापस से पूरा बंद करना है, तो मैं इन दोनों नोट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक्सटेंड कर्व टू क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा जो ये पूरा पाथ है ये क्लोज हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे भी देखा था जब हम लोग यहाँ पे जॉइन टू नोट्स कर रहे थे, बट इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जॉइन टू नोट पे क्लिक करूँगा तो ये जो पॉइंट है वो यही पॉइंट यहाँ पे जाकर के यहाँ पे जॉइन होगा, जैसे ये देखिए। ठीक है, जबकि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे कर्व टू क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक नया पाथ देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। इस तरीके से ये पाथ के बीच में और इस पाथ के बीच में एक यहाँ पे नया यहाँ पे पाथ ज्वाइन हो गया है।
तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया है कर्व क्लोज का। ये दोनों ही ऑप्शन कुछ एक जैसे ही ऑप्शन है। अगर मैं इसको वहाँ पे अंडू कर दूँ और मैं वापस से इन दोनों नोट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ क्लोज कर्व के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पे नोड बंद हो गया है, यहाँ पे पाथ बंद हो गया है। मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर्व पे क्लिक करूँगा तो जो आपका नोड डायरेक्शन है वो देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर है। जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं क्लोज कर्व करता हूँ तो आपका नोड डायरेक्शन यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है। जो आपका एंड नोड होता है वहाँ पे आता है। जबकि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपका स्टार्टिंग नोड होता है वहाँ पे इसका डायरेक्शन मेंटेन रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेच एंड स्केल की। जैसे अगर मैंने ये नोड सेलेक्ट किया और मैंने स्ट्रेच एंड स्केल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको एक ये आपको जो है यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं और इसके थ्रू हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ उस नोट के शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उस नोट को हम यहाँ पे स्ट्रेच भी कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको यहाँ पे हम छोटा बड़ा भी उस नोट को यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रोटेट एंड स्क्रू का। अगर हम किसी भी नोट को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे क्लिक करके उस नोट को हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, मुझे जहाँ पे भी रोटेट करना है। मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और हम इसको कर देते हैं कर्व, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको करते हैं रोटेट। तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको सिर्फ इस नोट को हम यहाँ पे रोटेट कर पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, मैं अगर इसके साइड नोट सेलेक्ट करके कर्व कर देता हूँ, उसके बाद अगर इसको हम रोटेट करते हैं इस तरीके से तो ये देखिए ये रोटेट, वो नोट पूरा रोटेट होकर के हमने जहाँ पे एंटर किया वो वहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप एक नया डिज़ाइन भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाया है। मैं इसको यहाँ से वापस से कॉपी करता हूँ कंट्रोल राइट क्लिक से, और मैं वापस से नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया, छोटा कर देता हूँ, और वापस से यहाँ पे क्लिक करके एक और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आप इस तरीके से आप एक ड्राइंग भी बना सकते हैं, आप एक नया शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यूज़ क्या है, मैं इसको वापस से किनारे कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, और हम यहाँ से वापस एक शेप लेते हैं, इसको कर्व कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है अलाइन नोट्स का। इसका इस्तेमाल क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे एक नोट हमने बनाया, यहाँ पे हमने एक नोट बनाया और हमने इस नोट को सिलेक्ट किया और हमने नीचे वाले इस नोट को सिलेक्ट किया। अभी हम चाहते हैं कि ये जो नोड है ये एक दूसरे के अलाइन रहें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन नोट्स पे। तो हमें विंडो में पूछेगा कि आपको जो ये नोड अलाइन करनी है वो हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है। पहले हम क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल पे और ओके करते हैं। तो ये देखिए ये नोड आपकी जो है वो हॉरिजॉन्टली आके अलाइन हो गई। ये नोड देखिए यहाँ पे आके बराबर में आपके आकर के अलाइन हो गई है। मैं वापस से इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, और इसे समझने के लिए मैं एक दूसरा शेप बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाए। रेक्टेंगल से अलग मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस नोट को सिलेक्ट किया और मैंने इस नोट को सिलेक्ट किया, और हम यहाँ पे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये देखिए वो नोट उठ करके इस नोट के यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आकर के अलाइन हो गया। तो इसका कुछ ये इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वर्टिकल करेंगे, मैं यहाँ पे इसको अनटिक करके वर्टिकल पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये नोड यहाँ पे वर्टिकली एक दूसरे के अलाइन हो गए हैं। हम चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए ये नोड उसके जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दो नोड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो नोड उसके जस्ट ऊपर आ गया है। वो हॉरिजॉन्टल भी उसके अलाइन हो गया है और वर्टिकल भी उसके अलाइन हो गया है। तो हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइन नोड्स का। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टल की। इसका इस्तेमाल क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लिया, कर्व किया, और मैंने इसके सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लिया। ऑल नोड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये देखिए
ये इसका शेप में मूव हो पा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले लिया और मैंने इसके सारे ही मैंने इसको कर्व कर दिया और उसके बाद मैंने इसके सारे नोड्स को सेलेक्ट किया। तो अगर हम इस नोड को क्लिक करके इसको अगर मूव करें तो देखिए ये आपको पूरा ही यहाँ पे जो आपका शेप है ये मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है या जहाँ पे इसको हम रख रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टल चूज कर लें और उसके बाद इसको हम अगर मूव करेंगे तो ये देखिए ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, मीन्स जो आपका वर्टिकल जो यहाँ पे जो साइज है वो वैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा, सिर्फ ये आपका हॉरिजॉन्टल जो शेप है वो सिर्फ चेंज होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ वर्टिकल शेप चेंज होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो शेप है वो वैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा। अगर हम दोनों ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम जैसा भी चाहें इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही शेप में हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इलास्टिक मोड का। इलास्टिक मोड का इस्तेमाल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अगर हम किसी भी नोड को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे आप ये जो आपका एक नोड है जो उस नोड के जो सामने वाला नोड है वो मूव नहीं होगा, बाकी जो तीनों नोड है वो देखिए मूव हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही अगर हमने इस नोड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट किया और इसको अगर यहाँ पे देखिए मेरा ये सिलेक्टेड है, पहले से ही ऑन है, और मैं इसको अगर मूव करूँ तो ये देखिए सिर्फ ये नोड मूव हो रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे तीनों नोड सेलेक्ट कर लें, सॉरी अगर हम चारों ही कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम इस वाले को मूव करें तो देखिए ये सेंटर पॉइंट से मूव हो रहा है, और अगर हम इसको चूज़ करें तो देखिए ये इस पॉइंट से मूव हो रहा है, और अगर हम यहाँ पे चूज़ करें तो ये इस पॉइंट से मूव हो रहा है। मीन्स ये इस नोड का जो सामने वाला नोड है ये इसको फिक्स कर देता है और बाकी नोड्स को मूव करता है यहाँ पे इलास्टिक मोड से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल नोड्स का। जो हम यहाँ पे अपने कर्सर से नोड सारे सिलेक्ट कर रहे हैं वही सारा का हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे सारे ही नोड्स सिलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है रिड्यूस नोड्स का। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी एक हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं शेप, और हमने इसको ये हमारा टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, और इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू। अभी क्या है देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं इसके। मैंने इन सभी नोट्स को सिलेक्ट किया और रिड्यूस नोट पे क्लिक किया। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नोट रिड्यूस हो गए। वापस से इसको अंडू करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रिड्यूस नोट पे, तो ये देखिए यहाँ पर नोट्स कुछ रिड्यूस हो गए। मीन्स जो हमारे जो बेकार के नोट्स है वो सारे हट गए। इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जैसे हमने किसी चीज़ को ट्रेस किया, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया वेक्टर में और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आ रहे होते हैं, तो हम रिड्यूस नोट की हेल्प से जो नोट्स होते हैं उनको हटा देते हैं। सिर्फ जो हमारे काम के नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रख करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ये इस्तेमाल हमारा होता है रिड्यूस नोट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे स्मूथ कर्व का। स्मूथ कर्व का इस्तेमाल क्या होता है, यहाँ से हमने एक नया शेप ले लिया, यहाँ से मैंने एक नया शेप बना लिया और हमने इस नोट को सिलेक्ट किया और इसको हम क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। उससे पहले हमने क्या किया, इस नोट को यहाँ से कर्व कर लिया। कर्व करने के बाद में हमने इसको यहाँ से इस तरह से कर दिया और हम अब इसको यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले वापस से हमने फ्री हैंड टूल पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, इन सारे ही नोट्स को उठा करके सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर्व कर दिया और इस नोट पे हमने कुछ परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे मैं इस नोट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लाया, या मैंने इस नोट को कुछ ऐसा मैंने एक शेप दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने स्मूथ नोट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि इस नोट को और भी स्मूथ कर सकते हैं स्मूथ नोट की हेल्प से। देखिए यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए नोट वापस से ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कर्व स्मूथ करने में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बाउंड्री बॉक्स। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जब भी हम कोई फ्री हैंड टूल से अपना शेप बनाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे शेप बनाया और जैसे हमने अपना क्लिक छोड़ा तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स बन करके आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और तब अगर हम यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं और उसको अगर छोड़ते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी बाउंड्री बॉक्स शो नहीं होगा। तो हमारा ये कुछ इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन यहाँ पे
पैरेलल ड्राइंग का। ये ऑप्शन हमारा, इस ऑप्शन को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो अभी बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल ड्राइंग के बारे में। तो ये थी हमारी आज की शेप टूल की क्लास। आई होप अब आपको शेप टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको उसका आंसर करूँगा। अब आ जाते हैं अपने आज के सवाल के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा टूल है जो कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करने काम में आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिक टूल। पिक टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं या फिर उसके साइज में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर से मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।